मित्रों, आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज उस आधे कटे मोर्चे की बात करने वाले हैं जो हमारे देश के अंदर छिपा हुआ है और इस हमले की, इस युद्ध के समय में वो हमारे देश को सबसे पहले खोखला कर रहा है हमारी आंखों के सामने। ऐसे में हमारा शत्रुबोध, इतिहास बोध ना होने के कारण से हम अपने स्वदेशी शत्रु के ही पाश में फंसते जा रहे हैं। हम बाहरी दुश्मनों से तो बाद में लड़ेंगे और जीतेंगे, हमें तो अंदर के दुश्मनों के बारे में ही नहीं पता है। इसी को लेकर के मैंने एक पुस्तक लिखी थी, ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, जिसमें मैंने आधे मोर्चे को किस प्रकार से पहचाने, किस प्रकार से लड़कर इसको समाप्त करें, उसी का ही वृहद वर्णन किया है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, 55% की छूट मैंने दे रखी है और जो डिलीवरी चार्ज है मैं खुद वहन कर रहा हूं। इसका कारण यह है ताकि ये आपके बच्चे तक पहुंचे, आप इसको पढ़ें, क्योंकि अगर भविष्य में भारत में कभी भी युद्ध का कोई माहौल बन गया तो ऐसे में पाकिस्तानी आपको मारने नहीं आएगा। आपके बराबर में बैठा हुआ आपका आधा कटा हुआ खतना मोर्चा आपको उससे पहले ही समाप्त कर देगा। क्या है ये आधा मोर्चा और क्या कर सकता है ये, किस प्रकार से हम इसको समाप्त कर सकते हैं, सब कुछ वृहद वर्णन मिलेगा इस किताब के अंदर। लेकिन आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आधे मोर्चे की काली करतूतों के बारे में। भारत सरकार और भारतीय फौज ने जब पिछली बार उरी का बदला लिया था, उसके बाद में सारे नेता लिब्रांडू जवाबी कार्रवाई के सबूत मांग रहे थे। इस बार मैं देख रहा था कि सारे के सारे लोग सबूत नहीं मांग रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले राहुल गांधी जी और खड़गे के द्वारा की गई इस मीटिंग को देखिए। ये जवाबी कार्रवाई का जश्न कम और मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में मातम की तरह ज्यादा लग रहा है। दोनों की सेम एनर्जी है। जब गधों का सरदार ऐसा होगा तो गधे कैसे होंगे? सबसे पहले बयान आया था इमरान मसूद का। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जवाब ऐसा होना चाहिए कि पता चले, लेकिन कितना नुकसान हुआ, कितनों को मार पाए, इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। इमरान मसूद से कभी कभी मुझे कंफ्यूजन हो जाता है इमरान खान के साथ में, जिसकी पिछले दिनों ही मार ली गई थी, वो भी जेल के अंदर। वहां तो वहां के प्रधानमंत्री की मार ली गई, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की सरकार ने पूरे पाकिस्तान की ही मार ली है। काला कौवा उदित राज, इसको हम कैसे भूल सकते हैं? कहता है कि सिंदूर तो पर्टिकुलर एक धर्म से संबंधित है, जबकि हिंदुस्तान में तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो ऐसे में इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं रखना चाहिए था। लोगों का बौद्धिक लोगों से चर्चा करने में यह बात नजर आई कि सिंदूर एक विशेष धर्म से ही संबंधित है। इस मूर्ख और दक्षिण अफ्रीकन कौवे को कोई बताए कि जो 27 पुरुष यहाँ पर मरे हैं वो सारे के सारे धर्म और नाम पूछ करके मारे गए और सारे के सारे हिंदू थे और सबकी पत्नियां मांग में सिंदूर ही लगाया करती थी। हालांकि आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझते हुए भारतीय मुसलमानों ने उस समय पर भी एक आदिल का नाम लिया था, लेकिन बाद में पता लगा था कि आदिल नाम के ही व्यक्ति ने आतंकवादियों को भारत में पनाह दी थी। तब से वो आदिल और उसके जितने भी मातम पुरसी करने वाले मुसलमान थे सारे के सारे गायब हैं। इसी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझते हुए मुसलमानों ने एक और नाम लिया है, सोफिया कुरैशी का। सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में एक अधिकारी हैं, लेकिन मुसलमानों ने जिस प्रकार से उनका नाम उछाला है, हमें लग रहा था कि रफाल को उड़ाकर वही लेकर के गई थी और उन्होंने ही पाकिस्तान में मस्जिदों को टारगेट करके उड़ाया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में पता लगा कि सोफिया जी ने बाहर निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज भी भारतीय मुसलमानों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ही अव्वल दर्जे का काम है। जब से तालिबानियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जब से नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। राणा अयूब भला पाकिस्तान की कमेंट्री करने से पीछे कहां रह सकती थी? एक फेक न्यूज फैलाते हुए वो कहती है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 विमानों को मार गिराया है। वैसे अप्पी जान, आप तो 7 गिरवा दो, 10 गिरवा दो, 25 गिरवा दो, जितने नहीं गए उतने भी गिरवा दो। वो पाकिस्तान है, तुम्हारा देश है, तुम्हें उसकी तरफ से बैटिंग करना, कमेंट्री करना जायज लगता है। लेकिन पहले इस पाकिस्तानी की आवाज सुन लीजिए। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सके। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा। और रविश कुमार अपना RR यानी कि रविश रोना
भला ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? बंदे को इस बात से खुशी नहीं है कि हमारे लोग जिनका नाम पूछ करके मारा गया था, जिनको की कलमा पढ़ के मारा गया था, उनको एक ही मंत्र से स्वाहा कर दिया गया, उसकी खुशी नहीं है। गम इस बंदे को इस बात का है कि मीडिया ने यह कैसे कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर नाम नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। आखिर गोदी मीडिया को कौन सूत्र बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने रखा? रवीश कुमार को लगता है कि गुप्त सूत्रों की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो गुप्त होती है, जिसमें उन्हीं मीडिया वालों को बताया जाता है कि यह नाम किसने दिया था। वैसे रवीश जी, आप तो एक यूट्यूबर हैं, और आप यूट्यूबर क्यों बने हैं ये सारी दुनिया जानती है। आप किस प्रकार की दलाली उस चैनल पर करते थे, किस प्रकार का रवीश रोना आप अपने चैनल पर रचते हैं, वो सारा कुछ जानते हैं। हमें यह भी पता है कि आप इस प्रकार की बातें करके किस समाज, किस समुदाय का दिल जीतना चाहते हैं। इसलिए आप अपने इस ओपिनियन की बत्ती बनाकर अपनी चेयर पर लगा लीजिए, और जहां आप खड़े खड़े वीडियो बना रहे हैं, थकने के बाद उस पर बैठ जाइए, क्योंकि आपके इस ओपिनियन का कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप इसी प्रकार से आर करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तानियों को कम से कम कुछ लोगों से वफादारी सीखनी चाहिए अपने वतन की। माहिरा खान हिंदुस्तान में आती है, काम करती है, पैसे कमाती है, लेकिन आखिरकार भौंकती पाकिस्तान के लिए ही है। फवाद खान को हम कैसे भूल सकते हैं? वही फवाद खान जिसके लिए हिंदुस्तान में उसको वापस लाने की वकालत चल रही थी, वही फवाद खान जो इंडियन मूवीज में काम कर रहा है, वही फवाद खान एक बार फिर से पाकिस्तान की वकालत करता है। पाकिस्तान में मारे जाने वाले आतंकवादियों को वो मासूम नागरिक बताता है, और यहां हिंदुस्तान में जो लोग मारे गए उनके लिए इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। और अब आप जरा देखिए कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता इनके लिए मरती है, रोती है। वैसे तो पिछले दिनों जब विनय नरवाल जी की पत्नी ने बहुत सारी ऐसी बातें की थी जिससे कि हिंदुस्तानियों का दिल टूटा था। People going against Muslims और Kashmiris, we don't want this. उसके बाद जब उनका सोशल मीडिया खंगाला गया था, तब पता लगा था कि उनके काफ़ी सारे मित्र पाकिस्तान और कश्मीर के मुसलमान ही हैं। काफ़ी बार वो इस प्रकार की बातें कर चुकी थी, जिससे कि ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो अपनी मित्रता नहीं तोड़ना चाहती थी, भले ही उनके पति का नाम पूछ करके गोली मार दी गई हो, भले ही उनकी निशानी देख करके उनकी जान ले ली गई हो। उस पर उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा चुका और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बना दी हैं। लेकिन वहां पर मेरा टेक यही था कि आपके पति केवल आपके पति नहीं थे, भले ही वो उस समय पर ऑन ड्यूटी नहीं थे, भले ही वो आपके साथ में हनीमून पर गए हुए थे, उनकी क्षति पूरे देश की क्षति है और उसके ऊपर पूरे देश को प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। क्योंकि भले उनकी जान ऑफ ड्यूटी गई हो, लेकिन उनको फिर भी एक शहीद का ही दर्जा दिया जाएगा, फिर भी उनका वही सम्मान किया गया है। ऐसे में आप पूरे देश की आवाज को नहीं रोक सकती थी, लेकिन आपने शोक सभा में जिस प्रकार का रवैया, आपके हाव भाव एकदम नॉर्मल रहे, उस पर यदि लोगों ने कोई प्रतिक्रिया दे दी तो आपने और आपके जितने भी समर्थक हैं उन्होंने इस प्रकार से रिएक्ट किया जैसे कि यह आपकी अपनी पर्सनल क्षति थी, ना कि देश की। इसीलिए मैं इन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स के मुद्दे बन जाते हैं और लोगों को लगता है कि यदि किसी के घर से कोई फौज में है तो वो व्यक्ति भी जो घर में बैठा हुआ है वो बस ऑलरेडी अपने आप रेडीमेड ही देशभक्त हो गया। जिस प्रकार से पिछले दिनों नेहा राठौर ने भी कह दिया था कि उसका भाई फौज में है इसलिए मैं भी देशभक्त हो गई। हालांकि ऐसा नहीं होता है। मेरा भाई आर्मी में, मेरा चाचा आर्मी में, मेरा दादा आर्मी में, मेरा नाना आर्मी में, पूरा खानदान मेरा आर्मी में भरा हुआ है। और आप गाना गा रही हैं। इमोशनल डैमेज। लोग केवल जनता को ये कह करके इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, जबकि अपनी खुद की आइडियोलॉजी भले ही उनकी देश के विरोध में ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि यहां नाम पूछकर 27 हिंदुओं को मार दिया गया, बल्कि उनको फर्क ये पड़ रहा है कि क्यों पाकिस्तान में जाकर के हिंदुस्तान की फौज ने वहां के आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद कर दिया, क्यों उनके आतंकी गढ़ों को समाप्त कर दिया, क्यों भारत के ऊपर हमला करने वाले लोगों की जान ले ली। इसी तरीके से प्रियल और रिद्धि के बारे में बताया गया कि इन्होंने भी हिंदुस्तान को ही क्रिटिसाइज करते हुए पाकिस्तान का सपोर्ट किया, जबकि ये पहले पहलगाम में हुए हमलों पर बिल्कुल चुप थे। ऐसे तो न जाने कितने ही लोग हैं। हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान के झंडे को जितना प्यार मिल रहा है उतना तो शायद पाकिस्तान में भी न मिल रहा होगा। जिस प्रकार से यहाँ के मुसलमान छोटे छोटे बच्चे भी
हिंदू बच्चों को चाकुओं से गोद दे रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन उनके विषय में यहां पर पुनः पुनः बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये वो लोगों की बात मैं कर रहा हूं जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनका नाम बड़ा है, जिनका रुतबा रसूख बड़ा है, जिनको लोग मॉडल मानते हैं। जैसे कि मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि लाखों मुस्लिम मुर्गियां पाकिस्तान जाकर के ग्याबन होकर के आती हैं और यहां पर आकर अंडा देती हैं। उन्हीं एक अंडे में से काफी टाइम पहले 2 और बीज निकले थे। एक का नाम था आरफा खानम शेरवानी कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। और दूसरा था कांग्रेस का नेता राशिद अलवी। क्या चुन चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। हर कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। दोनों की भाषा और पाकिस्तानी एंकर्स की भाषा में कोई फर्क नहीं है। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। उन्हीं अंडों में से एक और सपोला निकला था जिसका नाम था अमीना निजाम। इसको भारतीय होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि भारत ने अपना बदला ले लिया और इनके अब्बाओं के आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमला करके उसको तहस नहस कर दिया है। आतंकवादियों में कहीं ना कहीं इसका अब्बा भी होगा। शौक तो खुलकर मना नहीं सकती, हाँ सीधे सीधे भारतीय होने पर शर्मिंदगी महसूस कर सकती है। वैसे करनी भी चाहिए क्योंकि आखिरकार डीएनए तो तुम पाकिस्तान का ही हो। मित्रों, मैं अपनी बात को फिर से दोहरा दूं कि हिंदुस्तान के लिए आतंकवादी फिर भी दूसरे नंबर का खतरा है। पहले नंबर पर केवल और केवल सेक्युलर हिंदुओं का ही अधिकार है। साउथ दिल्ली की अनन्या से मिलिए, ये पाकिस्तान के लिए क्या नारे लगाती है, क्या स्टेटस लगाती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तानी और कश्मीरी मुस्लिम इसके सर्वाधिक मित्र हैं। बार बार जो ये बात मैं दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तानी और कश्मीरी मित्र हैं इसके या किसी के भी, तो उससे आपको ये लग सकता है कि यार क्या वो इंसान नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो देशभक्त नहीं हो सकते। और जो देशभक्त नहीं होता और जिनसे एकदम बॉर्डर लगा हुआ होता है वो ही घुसपैठ के लिए सबसे पहला मौका देते हैं। आप कुछ कश्मीरियों के रिएक्शन सुनिए जब एक लड़के ने उनसे कहा कि आप अपने आप को भारतीय मानते हैं अथवा नहीं। बोल ही नहीं सकता भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने में भाई साहब देखो पीछे मुड़ कर जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? भारत माता आप बोल रहे हो ये लोग इंडिया को अपना पार्ट नहीं समझते ही नहीं है। तो समझते तो आप अब आपको समझ में आया कि हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान या चाइना या इस्लामिक और वामपंथी विचारधारा से संबंधित जितने भी देश हैं वो फिर भी दूसरे नंबर के दुश्मन हैं। पहले नंबर के दुश्मन वो सेकुलर हिंदू और इस्लामिक लोग हैं जो इस देश के अंदर रहते हैं। आज फिर वही बात सिद्ध होती है और पूरे सोशल मीडिया पर आज भी वही बात चल रही है कि हमें 2 मोर्चों से डर नहीं बल्कि उस आधे छिपे हुए मोर्चे से डर है जो हमारे हिंदुस्तान में छिपा हुआ है। इस छिपे हुए मोर्चे को कैसे समझना है, कैसे पहचानना है, इससे कैसे टैकल करना और किस प्रकार से इसको समाप्त करना है, मैंने अपनी पुस्तक ढाई मोर्चे के चक्रों में बहुत स्पष्ट और वृहद रूप से बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से इसको लिखा है। ये पुस्तक आपको पढ़नी नहीं पड़ती बल्कि पुस्तक आपसे अपने आप बात करती है। ये पुस्तक अपने आप को कह करके आपको सुनाती है। यदि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में आपको आनंद ना आए, मजा ना आए, तो आप मुझे नीचे दिए गए मेरे ईमेल आईडी sanatanheart@gmail.com पर मेल करेंगे, QR कोड भेजेंगे, मैं आपको डबल पैसे वापस करूंगा। आप सिर्फ वो पुस्तक मुझे वापस भिजवा देंगे। नहीं तो आप इस पुस्तक को अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को रिकमेंड कीजिए, उनको भेंट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये देश एक बहुत बड़ी इमरजेंसी से गुजरने वाला है और उस समय पर हम जब ढाई मोर्चे में आधे मोर्चे को नहीं पहचान पाएंगे तो बाहरी दुश्मन से पहले अंदरूनी दुश्मन के द्वारा ही समाप्त कर दिए जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। ये मेल्ट डाउन नहीं, असल में ये एक बड़ी जंग की तैयारी चल रही है, इसलिए शत्रु बोध और इतिहास बोध अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।